क्या आपको पता है पीटर लिंच ने फिडेलिटी का मैगेलन फंड 1977 से 1990 तक मैनेज किया और इस पीरियड में फंड ने अप्रॉक्सीमेटली 29% के एनुअल स्टेलर रिटर्न्स डिलीवर किए, जो कि म्यूचुअल फंड हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स में से एक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस फंड के एवरेज इन्वेस्टर्स ने उतना रिटर्न एक्चुअली अर्न नहीं किया जितना फंड ने जनरेट किया, और इसका मेन रीज़न था रिटेल इन्वेस्टर्स की गलत टाइमिंग। जब मार्केट्स नीचे आए तब इस फंड से इन्वेस्टर्स पैनिक में एग्जिट कर गए, और जब फंड की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग हुई तब उन्होंने एंट्री ली। सेम फंड, सेम परफॉर्मेंस, फिर भी फंड का रिटर्न अलग और रिटेन इन्वेस्टर्स का रिटर्न अलग अलग। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल नहीं है। सेबी के 2024 इन्वेस्टर सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज इन्वेस्टर सिर्फ 2 से 3 साल ही इन्वेस्टेड रहता है, जबकि इक्विटी इन्वेस्टिंग में मीनिंगफुल रिजल्ट्स के लिए 5 to 7 ईयर्स का होराइजन जरूरी होता है। वैसे तो इंडिया में म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है। मंथली एसआईपी इनफ्लोज 25,000 से 30,000 करोड़ की रेंज में आ चुके हैं और रीसेंट मंथ्स में 31,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन का इंडिकेटर है। मतलब पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है लेकिन बिहेवियर इंप्रूव नहीं हो रहा है, और इसी वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और एक्चुअल रिटर्न्स के बीच गैप क्रिएट होता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए सो दैट आपके रिटर्न्स बेटर हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स की जो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से। सबसे पहली मिस्टेक है परफॉर्मेंस चेजिंग, यानी आप किसी फंड को सिर्फ इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उसने रीसेंट पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर एक फंड ने पिछले एक साल में 60 to 70% रिटर्न दिया है और दूसरे ने सिर्फ 20 to 25%, तो अटेंशन ऑटोमेटिकली उस हाई रिटर्न फंड की तरफ चला जाता है। लेकिन यहीं पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। डेटा भी इस अजम्पशन को सपोर्ट नहीं करता है। एएमएफआई के 10 साल के हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी एक साल का टॉप परफॉर्मिंग फंड अगले साल भी टॉप पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाया है। एक भी कंसिस्टेंट विनर नहीं देखा गया है। मतलब जो फंड आज आउट परफॉर्म कर रहा है वो कल भी करेगा, ये एज्यूम करना फंडामेंटली फ्लॉड है। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं। ईटी मनी ने एक सिनेरियो एनालाइज किया जहां एक इन्वेस्टर हर साल सिर्फ पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करता है और साल के एंड में स्विच करके नए टॉप परफॉर्मर में चला जाता है। 10 साल बाद उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या था? फाइनल कॉर्पस एक सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टमेंट से सिर्फ मार्जिनली बेटर था और मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर करें तो क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा था। इतनी एक्टिविटी, इतना स्विचिंग, इतनी डिसीजन मेकिंग, लेकिन आउटकम एक सिंपल पैसिव अप्रोच से भी बेटर नहीं। इसका कोर रीजन है मार्केट का एक स्ट्रक्चरल पैटर्न, कैटेगरी रोटेशन। मार्केट लीडरशिप कांस्टेंट नहीं होती है। हर साल अलग सेक्टर या अलग कैटेगरी आउट परफॉर्म करती है। कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी स्मॉल कैप्स, कभी पीएसयू, डिफेंस। कोई भी एक कैटेगरी कंसिस्टेंटली टॉप पर नहीं रहती है। और ये पैटर्न और भी क्लियर हो जाता है जब हम सेक्टर परफॉर्मेंस को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। ईटी मनी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सेक्टर किसी एक साल में टॉप परफॉर्म करता है वो अगले 3 सालों में लगभग 70% केसेस में निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म करता है। मतलब जो सेक्टर आज सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, स्टैटिस्टिकली उसके आगे अंडर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये वैलिड भी है अगर आप ये समझते हैं कि मार्केट साइकिल्स में चलती है, फिर चाहे वो मार्केट फेजेस की बात हो, सेक्टोरल विनर्स की हो या स्टॉक विनर्स की। तो परफॉर्मेंस चेजिंग का फंडामेंटल इशू ये है कि इन्वेस्टर हमेशा पास्ट के विनर्स को बाय करता है और अननोइंगली फ्यूचर के अंडर परफॉर्मेंस को होल्ड कर लेता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला रूल, रीसेंट 1 ईयर के रिटर्न को कभी भी फंड सिलेक्शन का प्राइमरी क्राइटेरिया मत बनाइए। मिनिमम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ताकि आपके फंड का डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में बिहेवियर समझ आए। दूसरा, आपने सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं देखने, रोलिंग रिटर्न्स आपको इवैल्यूएट करने।
ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर आपको देता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पीरियड्स में कंसिस्टेंसी दिखाता है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज का परफॉर्मेंस। तीसरा, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के फंड्स के बीच करिए और उन्हें उनके बेंचमार्क के अगेंस्ट इवैल्यूएट करिए। और फाइनली, इंडेक्स को इग्नोर मत कीजिए। S&P के स्पीवा इंडिया स्कोरबोर्ड के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म होराइजन में मेजॉरिटी एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। सो इन अ नटशेल ये निकल के आता है कि पास्ट का विनर विनर ही रहे ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम उन्हें चेस करने की हैबिट में है। मिस्टेक नंबर 2 जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं वो है रिस्क को मेजर ना करना। ये गलती थोड़ी टेक्निकल लग सकती है लेकिन प्रैक्टिकली ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, रिटर्न। पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न एक इनकम्प्लीट मैट्रिक है। रिटर्न के साथ साथ रिस्क इक्वली इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क को ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है। रिस्क को समझने के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड के रिटर्न्स कितने स्टेबल रहे या कितनी वोलेटिलिटी रही। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मैंने 2 फंड्स के कंपैरिजन लिखे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फंड ए में आप देख सकते हैं पहले ईयर में 19% रिटर्न रहा, फिर 24, फिर 21, 23 एंड देन ऑल्सो 23। फंड बी के जो रिटर्न्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं पहले ईयर में 52% जो कि काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद -8%, देन 38%, उसके बाद -12% और फिर 45%। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों फंड्स ने पिछले 5 सालों में एवरेज रिटर्न ही दिया है, मान लीजिए 22% कैगर, लेकिन उनकी जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट है। फंड बी में इन्वेस्टर को 2 बार नेगेटिव रिटर्न्स फेस करने पड़े। तो होता यह है जब पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है, इन्वेस्टर्स सही डिसीजंस नहीं ले पाते, वो पैनिक में एग्जिट करते हैं और यूजुअली गलत टाइम पे ही एग्जिट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में, फंड ए में इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी मिली इसीलिए वो इन्वेस्टेड रहा। फाइनल आउटकम ये होता है कि सेम एवरेज रिटर्न होने के बाद भी फंड ए प्रैक्टिकली बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि कंपाउंडिंग वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इसी डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कैप्चर करता है। फंड बी का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंटली हायर होगा और फंड ए का लोअर, मतलब सेम रिटर्न के साथ भी लो वोलेटिलिटी वाले फंड बेटर चॉइस हो सकती है क्योंकि ये इन्वेस्टर को लंबे टाइम तक फंड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी देता है क्योंकि इस फंड में ड्रॉडाउन्स बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि रिस्क को क्वांटिफाई कैसे किया जाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक आता है, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि फंड हर यूनिट रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। अब देखिए स्क्रीन में जो आपको टेबल दिखाई दे रही है उससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि फंड बी का रिटर्न ज़्यादा होने के बाद भी फंड ए ज़्यादा एफिशिएंटली रिस्क मैनेज कर रहा है, हर यूनिट ऑफ रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, इसीलिए बेटर चॉइस फंड ए ही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो इस बात को री-इन्फोर्स करता है। एनएससी के लॉन्ग टर्म डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 10 साल के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में निफ्टी 50 ने अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14% कैगर दिया, निफ्टी मिड कैप 150 ने 16 to 17% और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने सिर्फ 12 से 13%, मतलब हाईएस्ट वोलेटिलिटी के साथ लोएस्ट रिटर्न्स। ये एजम्पशन कि हाई रिस्क ऑटोमेटिकली हाई रिटर्न देता है हर सिचुएशन में सही नहीं होता। इस गलती को अवॉइड करने के लिए क्लियर फ्रेमवर्क फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप, फंड इवेल्युएट करते वक्त सिर्फ रिटर्न देखना बंद कीजिए। हर फंड के साथ 2 बेसिक मेट्रिक्स देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि रिटर्न्स कितने वॉलेटाइल रहे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और शार्प रेशियो ये बताता है कि उस वॉलेटिलिटी के बदले आपको कितना रिटर्न मिला। इन दोनों को साथ में देखने से आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। सिर्फ कितना रिटर्न नहीं बल्कि किस क्वालिटी का रिटर्न मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, कंपैरिजन हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए। कई बार इन्वेस्टर्स एक हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड को एक लार्ज कैप फंड से कंपेयर कर देते हैं जो फंडामेंटली इनकरेक्ट है।
हर फंड को उसकी कैटेगरी के अंदर इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट देखना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि फंड एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है या सिर्फ मार्केट के ट्रेंड का बेनिफिट ले रहा है। तीसरा स्टेप, पोर्टफोलियो लेवल पर रिस्क कंट्रोल कीजिए। सिर्फ इंडिविजुअल फंड सिलेक्शन सही होने से काम नहीं चलता। अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ही हाई रिस्क सेगमेंट्स जैसे स्मॉल और मिड कैप से ओवरलोडेड है तो वोलेटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जनरली 25 से 30% से ज़्यादा एलोकेशन इन सेगमेंट्स में अवॉइड किया जाता है, स्पेशली अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस लिमिटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने रिस्क टॉलरेंस को ऑनेस्टली एसेस कीजिए। पेपर पर हाई रिटर्न देखना इजी होता है, लेकिन रियल टेस्ट तब होता है जब पोर्टफोलियो 20 से 30% गिरता है। अगर आप उस फेज में इन्वेस्टेड नहीं रह पाते तो मतलब आपकी रिस्क टॉलरेंस काफ़ी कम है। अब अगर इस पूरी डिस्कशन को एक लाइन में समझें तो प्रॉब्लम सिर्फ लो रिटर्न नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस रिटर्न की जर्नी को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते, और अगर जर्नी हैंडल नहीं कर पाए तो फाइनल रिटर्न का भी कोई मतलब नहीं है। चलिए अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ, जो है बिना फाइनेंशियल प्लान के इन्वेस्ट करना। ये मिस्टेक पहली 2 मिस्टेक से ज़्यादा फंडामेंटल है, और अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो बाकी सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। बहुत से इन्वेस्टर्स एसआईपी तो शुरू कर देते हैं बिना ये डिफाइन किए कि ये पैसा किस लिए इन्वेस्ट हो रहा है, कब उन्हें वापस चाहिए होगा और कितना पोर्शन वापस चाहिए होगा। यानी इन्वेस्टमेंट का कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, और जब पर्पस क्लियर नहीं होता है तो डिसीजन भी मार्केट के हिसाब से होते हैं, लाइफ के हिसाब से नहीं। इस बात को डेटा भी क्लियरली सपोर्ट करता है। सेबी के इन्वेस्टर सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करके इन्वेस्ट करते हैं उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड उन लोगों से लगभग 2.3 साल ज़्यादा होता है जो बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं। कंपाउंडिंग के कंटेक्स्ट में 2.3 साल का डिफरेंस छोटा नहीं होता है। ये फाइनल कॉर्पस को मीनिंगफुल तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, वो भी नेगेटिवली। इसे एक सिंपल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए 10,000 का मंथली एसआईपी इन्वेस्ट हो रहा है और लॉन्ग टर्म रिटर्न एजम्पशन है 12% का। अब 2 इन्वेस्टर को कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टर ए ने बिना किसी क्लियर गोल के इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2020 के कोविड क्रैश के दौरान जब मार्केट्स 38% गिर गए थे, उन्होंने पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर दिया। 5 साल के बाद उनका कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 7.8 लाख के आसपास रहा। दूसरी तरफ इन्वेस्टर बी ने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया था, जिसका होराइजन 15 सालों का था और क्लियरली डिफाइंड था। जब 2020 में मार्केट गिरी, उन्हें पता था कि ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टेड रहे। 10 साल बाद उनका कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख के आसपास पहुंच गया। सेम एसआईपी, सेम फंड, सेम मार्केट कंडीशंस, लेकिन आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, क्लियरली डिफाइंड गोल। जब आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल नहीं होता है तो आप मार्केट के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो, लेकिन जब गोल क्लियरली डिफाइंड होता है तो आपका बिहेवियर स्टेबल रहता है, क्योंकि आपका डिसीजन टाइम होराइजन से डिराइव होता है, प्राइस मूवमेंट से नहीं। एक और कॉमन मिस्टेक यहीं से निकलती है, रॉन्ग फंड फॉर रॉन्ग गोल। इसे कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक कपल अपनी बेटी की शादी के लिए 3 साल से पैसे एक्युमुलेट कर रहा है, लेकिन वो पैसा एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट है। 2022 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 28% गिर गया था। अगर ऐसे सिनेरियो में शादी का टाइम आ जाए तो उनके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो इवेंट को पोस्टपोन किया जाए या लॉस में रिडीम किया जाए। ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है अगर गोल के हिसाब से सही एसेट क्लास चूज किया जाता। सेबी के इन्वेस्टर एजुकेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 साल से कम के गोल्स के लिए इक्विटी सुटेबल ही नहीं होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल प्रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं होता है। इस पूरे डिस्कशन का कोर इंसाइट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऑप्शनल नहीं है, ये फाउंडेशन है। जब गोल डिफाइन नहीं होता है तो इन्वेस्टर गलत टाइम पर एंट्री करता है और गलत टाइम पर एग्जिट करता है, अक्सर गलत प्रोडक्ट भी चूज करते हैं। लेकिन जब गोल, टाइमलाइन और रिक्वायर्ड कॉर्पस क्लियर होता है तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। अगर आप इस गलती को अवॉइड करना चाहते हैं तो एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो कीजिए।
फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है। इसका मतलब होता है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब गोल, टाइमलाइन और रिक्वायर्ड कॉर्पस क्लियर होता है तब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गोल और टाइमलाइन डिफाइन करना। हर गोल के हिसाब से सही एसेट क्लास चूज करना जरूरी है। ब्रॉड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म गोल्स यानी 1 से 3 साल के लिए डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स सुटेबल होते हैं। 3 से 5 साल के हॉराइजन पर लिमिटेड इक्विटी एक्सपोजर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और 5 साल से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स अप्रोप्रिएट होते हैं। मिड और स्मॉल कैप जैसे हाई वोलेटिलिटी सेगमेंट्स को तभी कंसीडर करना चाहिए जब आपके पास उन्हें होल्ड करने के लिए सफिशिएंट टाइम हो। दूसरा स्टेप है रिक्वायर्ड कॉर्पस को कैलकुलेट करना। सिर्फ एसआईपी अमाउंट डिसाइड कर लेना इनफ नहीं है। मान लीजिए आज किसी गोल की कॉस्ट है 30 लाख और आपका होराइजन 10 से 12 साल का है। इन्फ्लेशन के बाद ये कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है, अप्रॉक्सीमेटली डबल भी हो सकती है। अगर आपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट नहीं की है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अंडर फंडेड रह सकता है। इसलिए पहले फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट कीजिए, फिर उसके हिसाब से एसआईपी डिसाइड कीजिए। तीसरा स्टेप है सही सीक्वेंस को समझना। देखिए, इन्वेस्टिंग से पहले बेसिक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड जो कम से कम 6 से 12 महीनों का एक्सपेंसेस कवर करे और बेसिक इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए जो हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये फाउंडेशन है। इनके बिना इन्वेस्टिंग शुरू करना एक स्ट्रक्चरल रिस्क क्रिएट करता है क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आपको गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। इस फ्रेमवर्क का जो एसेंस है वो बिल्कुल सिंपल है। इन्वेस्टमेंट को मार्केट ड्रिवन प्रोसेस नहीं बनाना है, आपको उसे गोल ड्रिवन प्रोसेस बनाना है। तो आज हमने 3 ऐसी मिस्टेक्स देखी हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कभी ना कभी जरूर करता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से आपके लिए समराइज करती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक थी परफॉर्मेंस चेजिंग। डेटा क्लियरली दिखाता है कि पिछले साल का टॉप परफॉर्मर फ्यूचर में रिपीट नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर डिसीजन लेना एक अनरिलायबल स्ट्रैटेजी है। दूसरा, रिस्क को इग्नोर नहीं करना है आपने। रिटर्न देखना इजी है लेकिन उस रिटर्न तक पहुंचने का जर्नी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेम रिटर्न पर कम वोलेटिलिटी और बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस वाला फंड हमेशा बेटर चॉइस होता है। और तीसरी, बिना फाइनेंशियल प्लान के इन्वेस्ट करना। जब गोल क्लियर नहीं होता है तो डिसीजन मार्केट ड्रिवन हो जाते हैं और जब गोल, टाइमलाइन और पर्पस क्लियरली डिफाइंड होता है तब इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन्ड और प्रेडिक्टेबल होती है। इसे अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में नहीं है, ये सिंपल प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में है। राइट बिहेवियर, राइट रिस्क अंडरस्टैंडिंग और क्लियर प्लानिंग। अगर आप इन 3 मेजर मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए तो आप मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स से एक स्टेप ऑलरेडी आगे चले जाते हैं। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये इंसाइट्स अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.